तो आज के पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। सत्र का नाम है सिनेमा एट 2047। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है, जिन्हें 1991 के टेलीविजन महाकाव्य चाणक्य के निर्देशक के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य की शीर्षक भूमिका निभाई और लाखों दिलों की प्रेरणा बने। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। An Indian actor, film director and screenwriter, Dr. Chandra Prakash Dwivedi directed Chanakya and is well known for that. We also have amidst us Shri Anant Vijay ji, a senior journalist, columnist and author, currently with Hindi Dainik Jagran. Shri Anant Vijay ji won National Award for Best Writing on Cinema. धन्यवाद सर। मैं श्री सिद्धार्थ दवे जी से आग्रह करूंगी कि हमारे वक्ता श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। मैं श्री नीलेश जी देसाई का आग्रह करूंगी कि वो हमारे अगले वक्ता श्री अनंत विजय जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। नमस्ते भारत। हम इतनी संख्या में है कि हम लोग एक दूसरे से संवाद भी कर सकते हैं। अच्छा है, क्योंकि मेरा अनुभव है कि वक्ता कुछ और बोल रहा होता है, श्रोता कुछ और सुनना चाहता है। इसलिए जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है कि आप बीच बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है भाई, अनंत ने भी अनुमति दे दी है, इसलिए कि मैं मानता हूं कि मैं प्रकट चिंतन करूंगा, जो मुझे समझ में आता है आपसे बात करूंगा। आप लोगों को क्या आक्षेप है, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। उसका एक कारण यह है कि सिनेमा 2047 गुजराती में कहावत है जो मुझे अच्छी तरह याद है, न जानियो जानकी नाथे काले शूत थवानो छे। मैं कई बार कहता हूं कि यदि जनक को पता होता कि श्री राम को वनवास होना है तो वो सीता जी का विवाह श्री राम से नहीं करवाते, और यदि द्रुपद को पता होता कि पांडवों को वनवास मिलने वाला है तो वो द्रौपदी का स्वयंवर नहीं करवाते। जो मेरा अपना अनुभव है सिनेमा को लेकर और समाज को लेकर, जो मैं देखता आ रहा हूं कि सिनेमा, समाज, सभ्यता, संस्कृति सबका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। हम नीचे की ओर ही जा रहे हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि इतिहास का ये चक्र पलटेगा, ऐसा मुझको नहीं लगता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए कई बार त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब में मेरा विश्वास करने को मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कोई युग नहीं रहा जिसमें विचारों का संघर्ष नहीं रहा है।
समाज का संघर्ष नहीं रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे सारे मनीषियों ने इस बात को बार बार कहा है कि कलयुग में आते आते सभी प्रकार के धर्मों का नाश प्रारंभ हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि मुझे विश्वास करना चाहिए। मैं सिनेमा के 47 के पहले मैं आपको वहां ले चलता हूं जब सबसे पहले नाट्य की आवश्यकता, सिनेमा भी एक नाट्य है, एक ऐसा नाट्य जिसका फॉर्मेट दूसरा है, लेकिन नाट्य की आवश्यकता क्यों पड़ी समाज को? कई लोगों ने नाट्यशास्त्र पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि ये नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये पहला जो अध्याय है, इसमें इसका विस्तार से वर्णन है। क्या वर्णन है? कि ग्राम्य धर्म का उदय हुआ। ग्राम्य धर्म से तात्पर्य क्या है भरत मुनि का? ग्राम्य धर्म से भरत मुनि का तात्पर्य है इंद्रिय लोलुपता, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, विद्वेष। जब इसका उदय होने लगा तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वेद समाज के एक हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए मैं एक ऐसा साधन चाहता हूं जिसमें वेद यानी ज्ञान, मनोरंजन के माध्यम से मैं अंतिम आदमी तक पहुंचा सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ दिनों बाद आना। इंद्र वापस कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने एक 5वें वेद की रचना की है जिसे मैं नाट्य वेद कहता हूं, और ये मैंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है देवासुर संग्राम। इसे तुम देवताओं के द्वारा करवाओ। मित्रों, इंद्र ने कह दिया कि देवता नाट्य करने में असक्षम हैं। देवता नाट्य करने में असक्षम है। ये मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि जब हम लोग ये मानने लग जाते हैं कि अगला नाट्य सिर्फ देवता ही करेंगे, तो मैं आपको इसका अतीत बता देता हूं। तब ब्रह्मा ने कहा कि तो फिर भरत मुनि के 100 पुत्रों के माध्यम से इस नाट्य की प्रस्तुति करवाओ। ब्रह्मा के कहने पर इंद्र भरत मुनि के पास गए। भरत मुनि के 100 पुत्र यानी 100 शिष्य, उनके माध्यम से देवासुर संग्राम की तैयारी हुई। और जो नाटक करते हैं उन्हें पता होगा कि ग्रैंड रिहर्सल नाम की एक वस्तु होती है। भरत मुनि ने सोचा कि ग्रैंड रिहर्सल प्रस्तुत की जाए ब्रह्मा जी के सामने, उनसे सुझाव लिए जाएं। कुछ कहानियों में ये शिव जी के साथ भी इसका वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी के सामने जब ग्रैंड रिहर्सल प्रस्तुत की गई तो ब्रह्मा जी ने कहा इसमें रस नहीं है, नाट्य नीरस है। नाट्य नीरस है का कारण यह है कि उसमें सभी पुरुष पात्र हैं, और इसलिए पहली बार 24 अप्सराएं ब्रह्मा ने भरत मुनि को दी और फिर से नाट्य करने का आदेश दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि रस की उत्पत्ति के लिए अप्सराओं की आवश्यकता होती है। ये मूल तत्व हमारे सबसे प्राचीन नाट्य शास्त्र में। मैं इन दिनों रामायण पढ़ रहा था। समुद्र मंथन की कहानी हम सब ने पढ़ी है। समुद्र मंथन में क्या क्या प्राप्त हुआ ये हम सभी जानते हैं।
लेकिन जिस बात पर हम लोग मौन हो जाते हैं कि समुद्र मंथन में 60,000 अप्सराएं पहले आती हैं और दास दासियों की संख्या ही नहीं है, यह भी समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ है। मैं सिर्फ जिस ओर संकेत कर रहा हूं कि अप्सराओं की आवश्यकता पड़ी और उसके बाद भरत मुनि ने जो नाट्य प्रस्तुत किया उसमें मार काट युद्ध नृत्य सब था। और ये इसलिए हुआ कि सिद्धि क्या है नाट्य से? नाट्य से 4 पुरुषार्थों की सिद्धि है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों सिद्धियां होनी चाहिए। इसलिए जिसको धर्म चाहिए नाट्य में उसको धर्म की व्याख्या मिलनी चाहिए, जिसे अर्थ चाहिए, अर्थ उपार्जन के साधन क्या हो सकते हैं, और जिसे काम की अनुभूति करनी है उसे काम के भी नाट्य में दर्शन होने चाहिए। मोक्ष काम के संदर्भ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों सिनेमा को लेकर जिस तरह की बात हो रही है कि सिनेमा अश्लील हो रहा है, सिनेमा हिंसक हो रहा है, सिनेमा के कारण समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर वाकई गंभीरता से विचार करने का अवसर आ गया है। मैं समझता हूं कि सत्र के अंत में हम लोग इस पर खुलकर बात करेंगे कि क्या वास्तव में सिनेमा के कारण ऐसा हो रहा है। अब यह जो नाट्य था देवासुर संग्राम, इंद्रध्वज उत्सव पर इंद्र ने प्रस्तुत किया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दानवों तक ये बात पहुंच गई कि देवासुर संग्राम में दानवों का चरित्र जो है वो गलत दिखाया गया है। उनको पहले से ही शिकायत थी कि हमको वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़ा कर दिया था और अब हमारा चरित्र भी नाट्य में गलत दिखाया जा रहा है। और उस समय दानवों का जो नेतृत्व कर रहा है, जो नेता है, उसका नाम है विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष ने पहली ही प्रस्तुति में विघ्न डाला। विरूपाक्ष पहुंचे जहां नाट्य हो रहा था, वो मंच पर उसने चढ़ाई कर दी है, उसने नाट्य रोक दिया है, भरत मुनि को मारने की धमकी दी है। यानी विश्व के इतिहास का जो पहला नाटक था उसमें भी झंडा लेकर लोग पहुंच गए थे। जिस नाटक के रचयिता ब्रह्मा थे उसका भी विरोध हुआ। कुछ दिनों नाटक जारी रहा, अलग अलग स्थानों पर उसका मंचन हुआ। हर बार दानव पहुंचते थे, विरोध होता था, नाट्य रोक दिया जाता था। तो इन सब से तंग आकर इंद्र ने वापस जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, ये जितनी सेनाएं हैं मैं इनसे बात करने के लिए तैयार हूं, आप उनको समझाइए। अगर वो मेरी बातों से समझने को तैयार नहीं है तो मैं इन्हें दान दाम देने को तैयार हूं, मुझसे ये पैसे ले लें और नाट्य को नष्ट न करें। तब भी ये नहीं मानने वाले हैं तो मैं इन्हें दंड, इनसे लड़ने के लिए भी तैयार हूं, और फिर भी नहीं मानेंगे तो मैं इनके बीच में भेद करूंगा। ब्रह्मा ने विरूपाक्ष को बुलवाया और विरूपाक्ष को कहा कि देखो भाई, मैंने तो वही लिखा है जो इतिहास है। देवासुर संग्राम के समय जो हुआ मैंने उसका ठीक ठीक निरूपण किया है। इसमें कहीं मैंने देवताओं को बहुत अच्छा और दानवों को बहुत बुरा दिखाने का मैंने प्रयत्न नहीं किया है, इसलिए तुम इस नाट्य को नष्ट मत करो। विरूपाक्ष ने उस समय तो मान लिया, लेकिन विघ्न नाटकों में डालना नहीं रुका। और तब जाकर ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि अब नाटक खुले में मत करो, एक काम करो, इसके लिए दीवारें बनवाना शुरू करो। और इस तरह से, जिसको हम नाट्यगृह कहते हैं, नाट्यगृह इसलिए पहली बार विश्व में आए कि एक सुरक्षित स्थान पर नाट्य किया जाए।
और नाटककार से, चूंकि आज मैं देखता हूं कि एक बायकॉट की संस्कृति में नहीं कहता, क्योंकि संस्कृति में बहिष्कार और तिरस्कार जैसा शब्द ही नहीं होता। एक बायकॉट की जो प्रवृत्ति शुरू हुई है, ऐसा नहीं था कि उस समय भी अप्सराओं को दंड नहीं दिया गया था। लक्ष्मी का जो नाटक हुआ था, लक्ष्मी पर उर्वशी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उर्वशी वो अभिनय कर रही थी। चूंकि उनका अभिनय लक्ष्मी के चरित्र के अनुकूल नहीं था, इसलिए उनको स्वर्ग से निर्वासित कर दिया गया था। यानी अभिनेता को दंड देने का उल्लेख भी हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। एक समय नाट्य इतना सफल हुआ कि अभिनेताओं ने ऋषियों का, विचारकों का नाटकों में उपहास करना प्रारंभ किया, और उससे ऋषियों ने नाटककारों को श्राप दिया। वह श्राप कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां मांग कर खाएंगी। इसलिए आज भी कलाकार को परोपजीवी कहते हैं। सारे कलाकार, पूरा कला जगत दूसरे के देखने पर निर्भर करता है, परोपजीवी। इसके बाद में किस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास ये चिंता की ये ऋषियों ने श्राप दे दिया है, इसकी रक्षा की जाए, तो किस तरह से बाद में पूरी स्वर्ग से नाटक जमीन पर, भूमि पर आता है, इसको लेकर एक लंबी चर्चा नाट्यशास्त्र में है। हमारे सिनेमा की शुरुआत ही हरिश्चंद्र से होती है। दादा साहब फाल्के हरिश्चंद्र से शुरुआत करते हैं। पौराणिक आख्यानों को लेकर उन्होंने बहुत सारा सिनेमा बनाया। ये देश की आज़ादी के बाद का समय था, जब एक फिल्मकार को, एक दादा साहब फाल्के को ऐसा लगा कि देश में चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, इसलिए इस प्रकार का सिनेमा उदाहरण के तौर पर आना चाहिए, जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र का एक सिद्धांत है कि चरित्र अनुकरणीय होने चाहिए। इतिहास क्यों? उन्होंने इतिहास से विषय लिया था, ऋग्वेद से कथा वस्तु ली थी, इसलिए कि कथाएं वे चुनी जाएं जो अनुकरणीय है, जिसमें पात्र अनुकरणीय है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से सिनेमा का विकास होता रहा, मैंने एक लेख भी लिखा था कि कहीं हम अटक गए हैं, कहीं हम भटक गए हैं। हम किसी और दिशा में, सिनेमा की, समाज की जो हमसे अपेक्षा थी, उससे हम कहीं और जा चुके हैं। सिनेमा जो दादा साहब फाल्के सोच रहे थे कि सिनेमा को समाज का उत्तरदायित्व लेना चाहिए, समाज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे अभी के सिनेमा ने बिल्कुल मना कर दिया है। एक ऐसा विचार भी, ये एक विचार है कि सिनेमा का कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। एक ऐसा विचार भी है कि यदि आपको संस्कृति और संस्कार चाहिए तो आप कहीं और जाइए, सिनेमा गृहों में मत आइए। आप बहुत गंभीर, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता ने कहा कि यदि आप बहुत ऐसा सिनेमा चाहते हैं जो समाज की चिकित्सा कर सके, तो आप हॉस्पिटल्स जाइए, सिनेमा घरों में मत आइए। मेरे कहने का तात्पर्य, लगभग सिनेमा ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सिनेमा एक व्यावसायिक माध्यम है, और चूंकि एक व्यावसायिक माध्यम है, हर व्यवसाय की अपनी कुछ अंतर्निहित विवशताएं होती हैं। सिनेमा कला का सबसे महंगा फॉर्म है। एक निबंध लिखने के लिए आपको बहुत खर्च नहीं करना पड़ेगा, एक कहानी लिखने के लिए आपको बहुत खर्च नहीं, एक उपन्यास लिखने के लिए आपको कुछ समय देना है और आपके पास एक विचार होना चाहिए। लेकिन सिनेमा के लिए आपको करोड़ों रुपयों की लागत लगेगी। इसलिए एक फ्रेंच सिनेमाकार ने कहा है कि अच्छा सिनेमा तब बनेगा जब सिनेमा बनाना एक कहानी लिखने जितना सरल और सस्ता हो जाएगा, जहाँ सिर्फ आपके पास कागज और कलम है।
सिनेमा चूंकि एक महंगा माध्यम है, इसलिए निर्माताओं के सामने, निर्देशकों के सामने ये चुनौतियां हैं। और मैं यहां तक भी कई बार कहता हूं कि अच्छा सिनेमा कई बार चूक से बनता है, उसके लिए बहुत योजना बनती है, ऐसा नहीं। और चूंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, इसलिए सिनेमा निर्देशकों का माध्यम रह गया है, ऐसा मैं नहीं मानता। सिनेमा लेखकों का माध्यम कभी नहीं था। हालांकि हम सब ये अपेक्षा रखते हैं कि सिनेमा लेखकों का माध्यम हो, इसीलिए यहाँ प्रेमचंद आते हैं और चले जाते हैं। प्रेमचंद आते हैं, कहते हैं कि मैं दूध का व्यवसाय करने के लिए आया था, लोग मुझे शराब बेचने के लिए कह रहे हैं। ये मेरा नहीं, प्रेमचंद का कथन है। यहाँ कई लेखक आए, अमृतलाल नागर भी आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी आए, वो भी चले गए। कृष्णचंद्र भी थे, मंटो थे, हम सभी जानते हैं। उनकी असफलताओं के पीछे कुछ कारण थे, वे कारण धीरे धीरे और बड़े हुए हैं, छोटे नहीं हुए। और इसके बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने टेलीविज़न का विकास देखा, टेलीविज़न भी अपने प्रारंभिक काल में सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर चल रहा है। मुझे याद है जब मैंने चाणक्य दूरदर्शन को दिया था, तो हम लोगों को दूरदर्शन को ये बताना पड़ता था कि इस प्रकरण से समाज को क्या प्राप्त होगा। हर प्रकरण के पहले हम लोगों को लिखना पड़ता था कि इसका कोई सामाजिक सरोकार है, इसकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता है। आज उसी दूरदर्शन में यदि आप कहते हैं कि मेरे कार्यक्रम की कोई सामाजिक प्रासंगिकता है, तो आपको दरवाजा दिखा दिया जाएगा। इसलिए कि दूरदर्शन या जो भी प्रायोजित कार्यक्रम है, जो हमारा टेलीविज़न है, वो प्रोग्रामिंग से ज़्यादा, प्रोग्रामर से ज़्यादा साबुन तेल वाली कंपनियां चला रही, डिटर्जेंट कंपनियां चला रही। इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो प्रायोजक है। और इसीलिए अब जब वेब प्लेटफॉर्म आया, वेब सीरीज जो आई, हम लोग बड़े उत्साही थे कि अब कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन विश्व में जिसने सबसे ज्यादा तहलका मचाया, उसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स आने के बाद मैं किसी टेलीविजन के ऐसे ऑफिस में नहीं गया जिसने मुझे ये ना कहा हो कि डॉक्टर साहब एक गेम ऑफ थ्रोन्स बनाना है। लेकिन विचित्र बात है कि उसके बाद दूसरा गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बना। गेम ऑफ थ्रोन्स आपकी सारी सामाजिक अवधारणाओं को तोड़ता है। जितनी आप एक सूची बनाएं कि समाज को ऐसा होना चाहिए, उसमें वो सारी बातें हैं जो आप टिक करते हैं समाज को ऐसा होना चाहिए, वो सब उसमें आपको टूटता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बाद भी विश्व में वो सबसे ज्यादा देखा गया। इसका कारण क्या? उसके बाद जितने धारावाहिक आए, हर निर्देशक के मन में कहीं ना कहीं ये कल्पना थी कि मुझे इतनी बड़ी सफलता चाहिए। और हिंदी धारावाहिकों में तो कई जगह से चुरा चुरा कर बहुत सारी चीजें बनी। और निरंतर अगर आप वेब प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो सबसे पहले हिंसा और उसके बाद कामुकता, इन दो का व्यापार है। ये सही है या ये गलत है, इस पर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। मैं अभी की स्थिति आपको बता रहा हूं। मैं एक अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूं। मुझे बीच में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने कहा कि आप चाणक्य को फिर से बनाइए। मैंने कहा अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैं फिर से बनाना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लिखने की कला बदल गई है, कहने का तरीका बदल गया है, और सबसे बड़ी बात, अब बहुत बड़ी धनराशि आपको इसके लिए मिलेगी जो उस समय उपलब्ध नहीं थी। मैंने उनको लिख कर भेजा और उसके बाद मुझे जो प्रतिक्रिया मिली वो बड़ी मज़ेदार थी। प्रतिक्रिया ये थी कि चंद्रगुप्त और चाणक्य आपके बहुत ही स्वच्छ चरित्र के लोग हैं। कैन यू मेक इट डार्कर? फ्लॉड कैरेक्टर होने चाहिए, उनमें दोष होना चाहिए, इसलिए कि हम समाज में ऐसे किसी चरित्र को देखना ही नहीं चाहते जो
निर्दोष हूं। उसका एक कारण यह था कि मुझे पता नहीं था कि चंद्रगुप्त पर एक उपन्यास आया है जिसमें चंद्रगुप्त को इस प्रकार का दिखाया गया है। अंग्रेजी भाषा में से बहुत सारे उपन्यास हैं जिनकी कथा रामायण से प्रेरित है, महाभारत से प्रेरित है, और उन सब में जो हमारे अनुकरणीय चरित्र हैं उनका कहीं न कहीं खंडन किया गया है, महिमा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक उपन्यास है वानर। वानर मेरे पास प्रस्ताव आया था कि इस पर काम किया जा सकता है। मैंने उसके 2 पृष्ठ पढ़े, और वानर जो समाज है वो रामायण काल का दलित समाज है। ये स्थापना उस लेखक की है, उसको अपने मत का पूरा अधिकार है, लेकिन मैंने इसको अस्वीकार कर दिया और मैंने इसे छोड़ दिया कि वाल्मीकि कहीं ऐसा नहीं कहते हैं। वाल्मीकि कहते हैं वो वन में रहने वाले हैं, लेकिन वन में रहने वाले को आप दलित समाज बता रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे क्षमा मांग ली। इन्हीं लेखक का दूसरा भी उपन्यास है जिसमें राम के चरित्र का, फिर कहीं किसी ने कृष्ण के चरित्र का जिस प्रकार से वर्णन किया है, समाज ने उसको स्वीकार भी किया, लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सिनेमा आसान है देखना और उस पर टिप्पणी करना, आपको किताब लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और ये अंग्रेजी साहित्य में बहुत हुआ है, हिंदी में भी लोगों ने किया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे आदर्श के केंद्र थे उनको लेकर साहित्य में जिस प्रकार का सृजन हुआ है वो निरंतर गिरता आ रहा है। और इसलिए सिनेमा में भी आप देखते हैं कि मैंने ऐसे कई धारावाहिक जो बहुत ब्लॉकबस्टर टेलीविजन की भाषा में रहे हैं, लेकिन उसकी कथा मूल कथा से बहुत अलग है। क्या ये किया जाना चाहिए? क्या ये किया जा सकता है? ये वापस प्रश्न मैं आपके पाले में डालूंगा, इसलिए कि रामायण की कथा 300 अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुई है। वाल्मीकि ने जो लिखा है वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। बौद्ध रामायण में कथा बिल्कुल ऐसी नहीं है। जैन रामायण अलग है। कहने का तात्पर्य मेरा कि क्या कथा के मूल नायक को लेकर आप कथा में परिवर्तन कर सकते हैं? क्या ये छूट, ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी एक रचनाकार को है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये 2047 का आपका सिनेमा तय करेगा, क्योंकि हमारी दिशाएं उसी ओर जा रही हैं। पृथ्वीराज मैंने किया और मैंने उसकी दूरदर्शा भी देखी। ऐसा नहीं था कि हम लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। और एक क्रिएटिव व्यक्ति होने के नाते हम लोग इस बात के लिए तैयार भी रहते हैं। असफलता एक यात्रा में एक पड़ाव है, उससे कोई भयभीत नहीं होता कोई निर्देशक। लेकिन जो अनुभव आया, अनुभव यह आया कि लगभग हर व्यक्ति ने ट्विटर पर अपनी राय रखी। सिनेमा अच्छा है, सिनेमा बुरा है, इस राय पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। लेकिन सिनेमा की भाषा कैसी होनी चाहिए? मेरे मित्र अनंत हैं, इन्होंने भी मेरा विरोध किया और मैंने इनका स्वागत किया। किसी ने मुझे कहा कि पर्शियन और उर्दू ये शब्द उस समय में कैसे आ गए? पर्शियन तो उस समय की भाषा नहीं है। मैंने कहा आपको क्या लगता है लेखक इतना मूर्ख है कि उसे नहीं पता है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। मुझे आप लोगों से पूछना है कि कल को कोई रामायण अंग्रेजी में बनाएगा तो क्या आप ये प्रश्न करेंगे कि राम अंग्रेजी में संवाद कैसे बोल रहे हैं? कल को किसी ने तय किया कि रामायण उर्दू में मैं बनाऊंगा तो क्या उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? आपको जानकारी होगी कि रामायण उर्दू में भी अनुवादित हुई है।
रामायण पर्शियन में भी अनुवादित हुई और वो अनुवाद करवाने वाले कोई और नहीं, स्वयं अकबर हैं। स्वयं चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि मैंने यवन भाषा का प्रयोग किया है। श्री राम की कथा लिखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए जितनी भाषाओं से उनको शब्द सहजता से मिल सके उन्होंने उसको स्वीकार किया। उसमें अरबी है, फारसी है, पर्शियन है। वो लिखते हैं गरीब निवाज राम। आज मैं कहूं गरीब निवाज राम तो लोग कहेंगे समस्या कहां है, उर्दू से है या मुसलमानों से है? उर्दू कब से विदेशी भाषा हो गई? और उसके बाद मैंने ये जानने का प्रयास किया कि उर्दू का उत्गम कहां से हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक भाषा को लेकर एक प्रश्न लगा, हम लोग थोड़ा सहज हो गए, सजग भी हो गए। तो क्या आने वाले समय की भाषा संस्कृत निष्ठ होगी? क्या 2047 में जो सिनेमा या उस परंपरा में आएगा उसमें से आप हर विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को निकाल देंगे चुन चुन कर? तो मेरा आपसे एक प्रश्न है जिसका कोई मुझे उत्तर नहीं दे रहा है। भारत के 11वीं शताब्दी के बाद जितनी संस्कृतियों के साथ, जितनी सभ्यताओं के साथ हमारा संपर्क हुआ है उससे हमने कुछ ना कुछ आदान प्रदान किया है। भाई मुझे याद दिला देना। अनंत, आपका भी समय है, मैं खुद बोलते न जाऊं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मुझे एक पत्रकार ने बहुत कुछ पूछा, पर्शियन से बात उठी। मैंने कहा हमने जिसे हम इस्लामिक सभ्यता कहते हैं से बहुत कुछ स्वीकार किया है, क्या उन सबको हम हटा देंगे? उन्होंने कहा उदाहरण दीजिए। मैंने कहा आपकी देवी देवताओं के क्षेत्र में, देवियों के क्षेत्र में जो नेजल ऑर्नामेंट है, नथ है, नाक का जो आभूषण है, यह भारतीय परंपरा है ही नहीं। और ये बात मैंने आज नहीं कही है, चाणक्य के समय से कह रहा हूं, इसलिए कि चाणक्य, पूरे चाणक्य में आप कहीं भी नेजल ऑर्नामेंट नहीं देखेंगे। यह परंपरा हम लोगों ने अरब से ली है। और किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि सबसे पहले इसका डिपिक्शन नागार्जुन कोंडा के शिल्प में हुआ है। और नागार्जुन कोंडा के शिल्प में जिसे दिखाया गया है वो अरब कपल है। के कृष्णमूर्ति, जीएस घुरिये, डॉक्टर मोती चंद्र, सच्चिदानंद सहाय, किसी की भी पुस्तक उठाकर देख लीजिए, अब ये निर्विवादित है। हाँ, ये बात और है कि हम लोग संस्कृत साहित्य से कुछ ढूंढ लाएंगे और कुछ नए शब्द बना देंगे कि नहीं 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 ये हमारा है। क्या हो गया है हम लोगों को? मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि जो हर दिन हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, रोटी और सब्जी, रोटी तुर्की है। वैदिक साहित्य में कहीं आपने रोटी पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिए। सब्जी, चश्मे के लिए कोई दूसरा शब्द बता दीजिए आप, ऐनक और चश्मा, यह सब पर्शियन है, फारसी। आप अपने जीवन में जितने अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग, कमरा, कमीज, अधिकतर लोगों ने जिन्होंने कमीज में पुर्तगीज शब्द है। हमारे जीवन में कई सभ्यताएं हैं, कई संस्कृतियां हैं, उसमें मुगल सभ्यता भी है। कैमरा पुर्तगाली शब्द है, तौलिया पुर्तगाली शब्द है, साबुन पुर्तगाली शब्द है। जो सब्जियां आप खाते हैं, जरा उसका जाकर अभ्यास करिए कि वो सब्जियां कहां कहां से आई। आलू,
आज कोई शायद ही हिंदुस्तानी हो जो आलू नहीं खाता। आलू भारत में होता ही नहीं था, मिर्ची भारत में होती ही नहीं थी। पेरू, अमरूद पुर्तगाल का फ्रूट है। जब वो अपने साथ आए, रोज, गुलाब मुगलों के साथ यहाँ आया। पर्शियन, वंडर दैट वाज इंडिया, डॉक्टर ए एल बाशम, उसमें रोज में एक चैप्टर है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो विरोध और ये जो टिप्पणियां जो हमारे सिनेमा को एक दिशा देने की कोशिश करती है, जो ये बता रहा है कि कल का सिनेमा कैसा हो, उनको अभ्यास की जरूरत है। उनको अभ्यास की गंभीर आवश्यकता है। इसलिए कि ऐसा हो गया है कि बिना पढ़े हर व्यक्ति अब हर विषय का विशारद है और वो हर दिन दूसरों को सुझाव दे रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। स्वराज्य संहिता नाम का मैंने एक धारावाहिक बनाया जिसमें गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन रामायण। इसमें लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि हमारे पिता मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई अनंत, मुझे चिट्ठी आई है कि लोग तुम्हें भी सुनना चाहेंगे, तुमने मुझे अपना समय दिया तो मैं तुम्हें अपना समय वापस दे देता हूँ। मैं बस अपनी बात कह के ख़त्म करूँगा, फिर हम लोग प्रश्नोत्तर में जा सकते हैं। लक्ष्मण राम को सुझाव देते हैं कि यदि हमारे पिता तुम्हें वनवास जाने से नहीं रोकते तो हमें पिता का वध कर देना चाहिए। सुना है? और यदि भरत भी आपका विरोध करेंगे तो मैं भरत के सामने भी हथियार लेकर खड़ा हूंगा। सुना है? और बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की ये कौन सी रामायण है, ये वाल्मीकि की रामायण है। अयोध्या कांड देखिए, बिना पढ़े गोस्वामी जी की रामचरितमानस को पढ़कर हम लोगों ने बहुत सारे अनुमान लगा लिए। अनंत और मेरी रामायण पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जो गोस्वामी जी के रामचरितमानस है वो मूल रामायण से कई जगहों पर बहुत अलग है, लेकिन ट्विटर पर हर किसी को अधिकार है अपनी बात कहने का। प्रश्न उत्तर के दरमियान हम फिर 47 का सिनेमा कैसा होगा उस पर लौटेंगे। तब तक मैं अनंत को प्रणाम। सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करूंगा। गोपाल गोस्वामी जी ने इतना अच्छा आयोजन किया और उसमें मुझे आमंत्रित करके आप लोगों से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूं। और गुजरात के महान कवि वीर नर्मद के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय में ये सारस्वत आयोजन हो रहा है, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि वीर नर्मद के नाम से ही एक रागात्मक संबंध जैसा कुछ स्थापित हो जाता है। जब मैं कल पहली बार इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में आया तो अच्छा लगा ये जानकर कि यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो इस विश्वविद्यालय का सूत्र वाक्य है, इसको पढ़कर अच्छा लगा। और परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मैं इनको इसलिए कहता हूँ कि मैं रोज़ सुबह इनको गोर लागता हूँ, बिहार का हूँ तो इस वजह से। लेकिन आज मैंने चंद्र प्रकाश जी को कुछ बदले हुए स्वरूप में देखा। इनको गरीब नवाज राम की भी याद आ रही थी, इनको उर्दू भारतीय वो भी लग रहा था, भारतीय भाषा भी लग रही थी। मैं इस पर इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये आज का विषय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो 2047 की भाषा को लेकर मैं दुराग्रही नहीं हूं, लेकिन मैं सत्याग्रही हूं। सत्य का आग्रह भाषा में करना चाहिए।
अगर हिंदी में कोई शब्द नहीं है तो उसको पहले गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु की ओर देखना चाहिए। और मैं इसमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से बिल्कुल असहमत हूं कि उर्दू इस देश की भाषा है। जिस भाषा को बोलने वाले और उसको लेकर इस देश में आने वाले ही इस देश के नहीं है, तो वो भाषा इस देश की कैसे हो सकती? और ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी, वो भी अब जो गणेश शंकर विद्यार्थी को, अब गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ भी भाषा के साथ किस प्रकार का छल हुआ, इतिहास के साथ किस प्रकार का छल हुआ है। और बहुत माफी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये छलात्कार सिनेमा वालों ने सबसे ज्यादा किया। गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या कानपुर में मुस्लिमों ने की। आप एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेंगे या इतिहास की किताब में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय ए मॉब। ठीक है। और गांधी जी की हत्या किसने की? अगर आप एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेंगे 12वीं में तो उसमें लिखा हुआ है कि गांधी वॉज किल्ड बाय महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। ये भाषाई छल है, ये इतिहास लेखन का भी छल है। पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आज फिल्म की बात करूंगा और फिल्मों की भाषा की बात करूंगा और फिल्मों में किस तरह से जो संवाद बगैर किसी उसके पेश किए जाते हैं। एक फिल्म है मुक्काबाज। आज मुझे उम्मीद थी कि प्रसून जी होते तो मैं उनसे पूछता। सर्टिफाइड फिल्म है, उसमें एक डायलॉग है और वो मुक्काबाजी पर पूरी फिल्म आधारित है। उसमें एक वाक्य आता है, वो आएंगे तुम्हारी हत्या करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे और चले जाएंगे। इंसिन्युएशन क्या है? क्या कहना चाहता है फिल्मकार? क्या संदर्भ है इस वाक्य का? एक वेब सीरीज विराट कोहली की पत्नी, मैं नाम भूल गया उनका, अनुष्का शर्मा, उन्होंने बनाई है पाताल लोक। उसमें एक डायलॉग आता है, मैं सिर्फ भाषा की बात कर रहा हूं। उस डायलॉग में, उस संवाद में थाने के बाहर 4 मुस्लिम परिवार धरने पर बैठे हैं। एक व्यक्ति कहता है ये रोज धरना देने चले आते हैं, इनका क्या है? आप भारत सरकार के प्रति, आप पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा उन्हीं पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देशद्रोह उन पर ही लगता है जो राष्ट्र के खिलाफ, उनको तोड़ने के खिलाफ अपनी बात कहते हैं। और वो सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है। प्रेस रिलीज में कहता है आपका नाम एम से शुरू होता है, इसलिए आपको तो पुलिस बंद ही कर देगी। ये कौन सी भाषा है? ये कहां ले जाना चाहते हैं? ये कौन सी प्रगतिशीलता है? तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि भाषा के साथ बहुत ही सहजता बरतनी चाहिए। और भाषा में अगर राजनीति लगा के चलेंगे, एजेंडा लगा के चलेंगे तो मुश्किल होगी। आज जो हिंदी सिनेमा है उसमें उर्दू का बोलबाला रहा हमेशा। आप कहेंगे कि मोहब्बत को प्यार कह देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ज्योति कलश छल के इतना बढ़िया गाना नरेंद्र शर्मा ने लिखा, उतना ही हिट हुआ। तो प्रयास नहीं किया और उस प्रयास नहीं करने को एक सहजता का आवरण देकर जो फिल्मकारों ने पिछले दिनों किया है, उसका मूल अगर 28 नवंबर 1952 के फिल्म फेयर में नेहरू जी का एक लेख छपा है और नेहरू जी उसमें कहते हैं, साक्षात्कार छपा है, नेहरू जी उसमें कहते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उसमें कहते हैं कि अभी इस नवोदित राष्ट्र की प्राथमिकता में फिल्म नहीं है। यह नेहरू जी का रिटन वक्तव्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह अनंत विजय नहीं कह रहा हूं, मैं अंक बता रहा हूं। 28 नवंबर 1952 के फिल्म फेयर में नेहरू जी का ये कोट छपा है। जिसको चेक करना हो वो कर सकते हैं। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में वो इंडस्ट्री नहीं आती है तो उसका विकास कैसे होगा? उसके बारे में क्या किया गया? 1987 में इस देश में आके नेशनल फिल्म पॉलिसी बनी। जिस फिल्म को उद्योग का दर्जा देने की बाद 1930 के दशक में दादा साहब फाल्के ने कहा था कि इसको उद्योग का दर्जा दिया चाहिए, उसको सुषमा स्वराज ने आके दिया।
इतना लंबा वक्त लगा क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि फिल्में हमारी प्राथमिकता में नहीं है। ये अनायास नहीं है कि महात्मा गांधी पर इस देश में कोई फिल्म नहीं बनी। महात्मा गांधी को सेंट्रल कैरेक्टर मानकर कोई फिल्म गांधी फिल्मों में अपने विचारों के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपने वक्तव्यों के साथ उपस्थित रहे, लेकिन गांधी पर कोई फिल्म नहीं बनी इस देश में। रिचर्ड एटनबरो विदेश से आते हैं और उनको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पैसा देती है, तब गांधी पर फिल्म बनती है। क्या वी शांताराम हमारे गांधी पर फिल्म बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे? जिन्होंने दहेज नाम की फिल्म बनाई और उस फिल्म को देखकर बिहार में दहेज विरोधी कानून बनता है, फिल्म का यह इंपैक्ट भी होता है। लेकिन फिल्म को बनाने, दिखाने, तथ्य कथन कहन में वो शक्ति होनी चाहिए, आपकी मंशा सही होनी चाहिए। अभी चंद्र प्रकाश जी कह रहे थे कि पृथ्वीराज पर इनको बड़ा दुख हुआ। मैं सिर्फ ये कहता हूं, पृथ्वीराज पर आपने पृथ्वीराज रासो को हूबहू उतार दिया, मैं आपसे सहमत हूं, पर संस्कृत में एक कहावत है, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। अगर सिद्ध भी है वो और लोक के विरुद्ध है तो आपको नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज में अगर एक पंक्ति मतलब वो होता, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान, ये लोक में पृथ्वीराज की जो छवि है वो होनी चाहिए थी। लेकिन इनकी मजबूरी ये थी कि ये पृथ्वीराज रासों पर बना रहे थे और ये एकदम लोक के आसपास हिलते नहीं है अपने बातचीत से। तो मेरा ये कहना है कि फिल्म अनंत तो बता दो जी, हाँ, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पृथ्वीराज रासों में ये पंक्ति नहीं है कहीं भी। इसीलिए मैंने कहा कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम, अगर जनमानस में कोई चीज है, अगर लोक में कोई किसी चीज की व्याप्ति है और आप उसके विरुद्ध जाते हैं तो आपकी सफलता संदिग्ध हो जाती है और आपने इसको चख लिया। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम भाषा से थोड़ा हट जाएं, इनके बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है क्योंकि इन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेके और वेब सीरीज तक बोल दिया। मैं सिर्फ थोड़े थोड़े जो खाली स्थान है या जिनसे मैं असहमत हूं वहां पर अपनी बात रख रहा हूं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी एक बात कही गई है कि आप वेदों के बारे में नाटकों में बताइए, पर ऐसा न लगे कि आप उपदेशक की भूमिका में। हमारे कुछ फिल्मकारों ने जो अपने आप को न्यू वेव सिनेमा, नया सिनेमा, समांतर फिल्में आदि आदि कह रहे थे और वर्गीकरण कर रहे थे, उन लोगों ने इस सूत्र वाक्य को छोड़कर उपदेशक की भूमिका अपना ली और वो हमेशा ये कहते थे कि हमारा तो इसमें पैसा नहीं लग रहा, इसलिए हम उपदेश दे सकते हैं। श्याम बेनेगल जी बहुत बड़े फिल्मकार हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि मैं अपने धन से कभी फिल्म नहीं बनाता हूं, एक पैसा नहीं लगाता हूं, मैं पैसा दूसरे का होगा, फिल्म मैं बनाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात उसमें कहेंगे क्योंकि आपको मुनाफे की चिंता ही नहीं है, आपको रिटर्न पैसा आएगा कि नहीं आएगा इसकी चिंता नहीं है। तो ये जो फिल्म का पूरा व्यवस्था भारत में बनी, नेहरू जी की नेहरूवियन सोशलिज्म के बाद फिल्म वालों ने कैपिटलिस्ट रुख अपनाया। जैसा द्विवेदी जी ने भी कहा, पैसा बहुत लगता है, पर कैपिटलिस्ट फॉर्मेट तो अपना लिया, पर आपके पास कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि जो देश में शासन व्यवस्था थी उसने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब तक किसी भी विचारधारा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना असंभव है। और भारत के सिनेमा के साथ यही हो रहा है, अब भी यही हो रहा है। मुझे एक पर्ची दी गई है कि मैं फिल्मों में बॉयकॉट पर बोलूं, लेकिन मैं तो पहले सोच रहा था कि जो फिल्म पर मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सवाद मेरा प्रिय विषय है, मैंने मार्क्सवाद का अर्धसत्य एक पुस्तक भी लिखी है,
तो मैं हर चीज को उसी प्रिज्म से देखने की कोशिश करता हूं। फिल्मों पर क्या हुआ, मार्क्सवाद का इतना अधिक प्रभाव रहा, ख्वाजा अहमद अब्बास आदि ने लेकर जो इप्टा का प्रभाव रहा, और इप्टा के लोग जिस तरह से फिल्में बनाते रहे, उसने फिल्म को भारत और भारतीयता से दूर कर दिया। ये अनायास नहीं है कि आज़ादी के पहले जो राम कथा पर फिल्में बन रही थीं या जो भारतीय पौराणिक ग्रंथों पर फिल्में बन रही थीं, वो फिल्में 50 और 60 के दशक से जब वामपंथ का प्रभाव बढ़ा तो फिल्में बननी बंद हो गई। राज कपूर साहब भी ये कहा करते थे कि हिंदी फिल्मों की कहानी तो एक ही है, राम था, सीता थी और रावण आ गया। मतलब एक हीरो था, हीरोइन थी, विलेन आ गया। लेकिन इसको भी वो राम कथा से जोड़ के कहते थे। ये कम्यून का प्रभाव है। कम्यून में पले बढ़े लेखकों, कैफी आजमी जैसे लेखकों ने, या बहुत सारे लेखक हैं, साहिर जैसे लेखकों ने, और हिंदी भाषा पर उन लोगों ने कहा कि हिंदी भाषा बड़ी ये है, इसके पास शब्द नहीं, हमसे शब्द उधार ले लो, है ना। ऐसा नहीं है। हिंदी, अच्छा, हिंदी को लेकर एक और बात चलाई फिल्म उद्योग में कि हिंदी बड़ी कठिन है। अरे अंग्रेजी को लेकर कभी कोई कहता है कि ये कॉलोनियल, कोलोकियल या दूसरी तरह की अंग्रेजी है? अंग्रेजी अंग्रेजी है, और हिंदी तत्सम और तद्भव में बांट के उसको जनता से दूर करने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उर्दू के पैरोकारों ने, मैं सांप्रदायिक साउंड कर सकता हूं, जिसकी जैसी इच्छा हो वो मैं माने मुझे, लेकिन उर्दू वालों ने हिंदी को लेकर, हिंदी को विस्थापित करने को लेकर एक बहुत ही, और उर्दू में इतने अश्लील गाने लिखेंगे। अभी वेब सीरीज में क्या, आप गाना सुनिए जरा, चल सन्यासी मंदिर में, तेरी चूड़ी मेरा चिमटा, क्या है ये? अश्लीलता नहीं है? सोचिए जरा इसको। तो इस तरह के बहुत आहें बदलते, करवटें बिस्तर बदलते, चादर पलटते, सारे उर्दू में लिखे गए हैं। लेकिन कहा यह गया कि वो बड़ी मोहब्बत की भाषा है, प्यार की भाषा है, इससे इतनी मोहब्बत, सुकून, और उसको फिर धीरे 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 सूफिज्म की तरफ ले गए। अभी गरीब नवाज की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूं कि सूफिज्म जो है वो इस्लाम को आगे बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रकाशित 2 खंडों की पुस्तकों में लिखा गया है। सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक हिंदी के सुधीश पचौरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सूफिज्म जो है वो सॉफ्ट इस्लाम को, मतलब इस्लाम को आगे बढ़ाने का एक सॉफ्ट जरिया था। उसमें वो आपके साथ आके, आपकी संस्कृति में घुल मिल करके, आपके शब्दों और आपकी अवधारणाओं को उधार लेकर के, और उन अवधारणाओं के आधार पर इस्लाम की व्याख्या करते हुए उसको आगे बढ़ाते थे। तो सूफी कोई संत नहीं है, वो इस्लाम के प्रचारक हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पुस्तक में रिसर्च करके एक मुस्लिम स्कॉलर ने लिखा है, जिसको सुधीश पचौरी जी ने कोट किया है। और हमें फिल्म उद्योग ने क्या किया, सूफिज्म को रोमांटिसिज्म से जोड़ दिया, और हम सब लोगों के मन मस्तिष्क पर इस तरह से उसका ये बना दिया गया कि ऐसा लगा कि सूफिज्म जो है कोई ऐसी चीज है, जब आप बहुत परेशान हो तो उसके पास जाएं तो आपको सुकून मिलेगा, आदि आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सिनेमा का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है। सिनेमा का प्रभाव समाज पर पड़ता है, और खास तौर पर जब उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जिस समय भारत की जनता का एजुकेशन, जो शिक्षा दर थी, वो बहुत कम थी। तो जैसे गांधी जी ने फिल्मों का विरोध किया था, तो उनका मानना था कि जब पारसी थिएटर आया था तो बहुत गांव के गांव लड़के उन लड़कियों के चक्कर में गायब हो जाते थे, और स्वाधीनता के आंदोलन पर उसका असर पड़ रहा था। तो ये उनकी गांधी जी की बात। मेरा ये मानना है कि 2047 बाइकॉट की भी बहुत बात हो रही थी, मुझे पर्ची भी दिया गया कि मैं बाइकॉट पे बात करूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप अपनी पसंद नापसंद दोनों का चुनाव कर सकते हैं।
और भारत का संविधान आपको इसकी अनुमति देता है। गांधी को अगर विदेशी वस्त्र नहीं पसंद थे तो उन्होंने विदेशी वस्त्र को छोड़ने का अभियान चलाया था। आज अगर मुझे किसी भी अमुक अभिनेता की फिल्म पसंद नहीं है तो मैं तो उसको नहीं देखूंगा, मैं अपने 4 दोस्तों को यह कह सकता हूं कि आप इसकी फिल्म मत देखो। यह संविधान सम्मत है। और जब आप अपनी फिल्मों को, अपनी एजेंडा को आगे बढ़ाने का अपनी राजनीति का औजार बना रहे हो, तब सामने वाले को भी अधिकार है कि वो उसका प्रतिकार करे। इसलिए बायकॉट ट्रेंड जो चल रहा है, इस पर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हाँ, विवाद हर चीज में खड़ा करना, हर दिन विवादित बयान कर देना, उस पर तो अभी प्रधानमंत्री ने कार्यकारी की समिति की, अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसके अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर दिन नेताओं को फिल्म पर बोलना आवश्यक नहीं है। इसमें अंडरलाइन करने की जरूरत है, नेताओं को। उन्होंने किसी भारत की जनता को नहीं कहा कि आप फिल्मों पर अपना प्रतिकार मत करिए या समर्थन मत दीजिए। उन्होंने नेताओं के लिए यह संदेश दिया है। तो बायकॉट की परंपरा इस देश में, इन्होंने बताया ही कि जब असुर और वो लोग भी आ गए थे और उन्होंने भी प्रतिकार किया था, तो हमें प्रतिकार का अधिकार है, हमें बायकॉट का भी अधिकार है। एक जमाना था जब हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक ने मेरे साथ मंच साझा करने से मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अनंत विजय संघी है, इसलिए उसके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। तो वो भी तो बायकॉट का ही एक रूप था। उन्होंने मेरा बायकॉट किया, तो अब मेरा भी अधिकार उनके जितना ही है कि मैं जब चाहूं उनके किसी लेख का या उनके किसी लिखे हुए कृतित्व का बहिष्कार करूं और अपने मित्रों को कहूं कि उनका बहिष्कार करो। मेरा 2047 की फिल्मों की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि 2047 में भारतीय फिल्म की जो स्थिति होगी उसमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। एक तकनीक, दूसरी कहानी, तीसरा फाइनेंस। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो पैसा लगाएगा वो अब भी अपनी बात मनवाता है, पहले भी चंदूलाल शाह जी के ज़माने में अपनी बात मनवाता था। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, जिसमें एक सबसे अहम बात होगी कहानी को कहने का अंदाज, और संवाद में राजनीति और राजनीतिक और एजेंडा की बातें मिनिमाइज होंगी। ऐसा मुझे आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद है कि राजनीतिक फिल्में बनेंगी, लेकिन फिल्मों से राजनीति धीरे न्यूनतम हो जाएंगी 2047 में। और जैसा द्विवेदी जी का आदेश है और समय भी मुझे लगता है समाप्त होने वाला होगा, तो अब अगर कुछ प्रश्न होंगे तो उस पर हम बात करेंगे। कृपया ऐसा न समझें कि मैं अनंत की सारी बातों से सहमत हूँ। बात भाषा का नहीं है, बात विचार का है। जहाँ विचार है मैं सहमत हूँ। पृथ्वीराज पर जो सबसे बड़ा आरोप है, अनंत भी बताएंगे कि हिंदूवादी फिल्म है। इसलिए कि अंत में, अगर आपको याद हो, फिल्म के अंत में ऐसा था कि इतने वर्षों बाद, 755 वर्ष बाद वापस दिल्ली भारत माता की हुई, और पूरा मीडिया का एक सेक्शन उसको इस पर आपत्ति थी। और जिन मेरे मित्रों ने, आपको भी अपने विचारों की पूरी स्वतंत्रता है, पर जो करतल ध्वनि आप कर रहे थे उससे भी मैं कोई विचलित, प्रभावित और हिलने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कौटिल्य अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, कौटिल्य ने लिखी है, इसलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र। उसमें आचार्य कौटिल्य ने अपने पुरातन आचार्यों का उल्लेख किया है कि इस आचार्य ने ये कहा, इस आचार्य ने ये कहा, इस आचार्य ने ये कहा। लेकिन जहां जहां उनको अपना मतभेद स्पष्ट करना था, उन्होंने इस बात को डंके की चोट पर कहा, लेकिन कौटिल्य ये कहता है। देश काल समाज के साथ सब कुछ बदलता है और ये बदलेगा। भाषा भी कोई रुका हुआ जल नहीं है। ये उर्दू और हिंदी की, उर्दू और संस्कृत की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, अटैक कहीं और कर रहे हैं। सो मैं जो बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं
कि भाषा, आपको जानकर हैरानी होगी, बांग्लादेश इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन उसकी राष्ट्रभाषा उर्दू नहीं है, बंगाली है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश इज बांग्ला, नॉट उर्दू। वो सब मुसलमान है वहां पे। लेकिन जब हमें समाज में विघटन करना होता है, ये मेरी इनकी लड़ाई चलती रहेगी, इसके बाद हमारी मैत्री में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और मैं ये नहीं मानता हूं कि जीवन में कुछ शाश्वत नहीं है, तो बायकॉट भी शाश्वत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और बिल्कुल अधिकार है। किसने कहा कि दर्शक को ये अधिकार नहीं है? दर्शक को पूरा अधिकार है। मैंने चाणक्य का भी बहिष्कार देखा है, यहाँ आनंद बैठे हुए हैं, उन्हें पता है, भयंकर, इतना भयंकर कि बैन कर दिया गया था, परंतु उससे भी वो काम रुका नहीं, निरंतर मैं करता रहा हूं। और मुझे जरा एक बता दें यहां पर बैठे हुए लोग, वातायन चकल्लिका के लिए सरल भाषा में शब्द, वातायन चकल्लिका जो शब्द है वो पर्दे के लिए है। पर्दा, घर में जो हम कर्टन लगाते हैं वो पर्दा है। उस पर्दे के लिए मुझे आप दूसरा शब्द बताइए। इसको उत्तरीय कहना कल से शुरू करूं? ये कुर्ता है। कुर्ता शब्द भी विदेशी है। हमारी, हाँ उत्तरीय, क्यों? और पर उत्तरीय कुर्ता नहीं है, इसके लिए भी मैं आपको शब्द दे सकता हूं संस्कृत साहित्य से, वो अतक हो सकता अंगरखा। है। अतक, अतक, जिससे बाद में अचकन, हमारी शेफाली से जब मैं लड़ता हूं, उत्तर, अंगरखा भी शब्द है, अंगरखा। हाँ ये अंग, नहीं नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ, समय का भाई ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग के पास हर व्यक्ति से, हाँ प्रश्न करें ताकि उससे प्रश्न। आनंद, आनंद रंगनाथन जी, he wants to ask a question. Yes. पहले आनंद को, हाँ, क्योंकि आनंद हम लोग पे आक्रमण करेंगे। नहीं, मित्र हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? थैंक यू सो मच। एक्चुअली आनंद जी मेरे मित्र हैं और डॉक्टर साहब मेरे गुरु हैं। मैं इनसे फॉर्मली कुछ सीखा नहीं, लेकिन एकलव्य की तरह मैंने इनसे जो भी किया है, तो अगर ये 2 क्या 3 अंगूठे मांगे तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं 3 बातें यहाँ कहना चाहूँगा। उनमें से 2 मैं डिसएग्री करता हूँ अपने मित्र से और 1 गुरुजी से। अनंत ने कहा, थोड़ा सा साइड से ताना दिया मित्रों में ही, कि पता चल गया डॉक्टर साहब को जब पृथ्वीराज बनाए कि जो दर्शक जो चाहते हैं अगर आप वैसा ना करें। तो एक बार्थेज फ्रेंच राइटर थे, उन्होंने बहुत ही प्रोफाउंड चीज़ कही थी, दैट द बर्थ ऑफ द रीडर इज़ द डेथ ऑफ द राइटर। जिस दिन आप अपने ऑडियंस के लिए लिखना शुरू करेंगे, उस दिन आप राइटर नहीं रहेंगे। ये आप ये चाहते हैं कि जो देश चाहता है, जो लोग चाहते हैं, उस टाइम पीरियड में जो लोग चाहते हैं, किस टाइप के लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वैसा हम क्रिएटिव करें। तो ये किसी फील्ड में नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि सिनेमा का क्या दायित्व है, तो मेरा ये मानना है कि सिनेमा के बहुत सारे दायित्व हैं, कोई एक दायित्व नहीं है। क्योंकि मत नहीं हूं, मैं मानता हूं कि सिनेमा का बहुत बड़ा दायित्व है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। यस, और उसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये देश अभी भी, जितनी प्रॉस्पेरिटी हमारे देश में हुई है, लेकिन अभी भी हमारे देश में 363 मिलियन लोग 32 रुपये पर दिन कमाते हैं। उनको एक पैरेलल वर्ल्ड चाहिए 2-3 घंटे के लिए, जहाँ वो अपने दुख भुला सकें। ये हमारे जैसे जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो कि प्रॉस्परस एक तरह से कहें, प्रिविलेज लोग कह लें, उनको ये समझना चाहिए कि जो आदमी 32 रुपये एक दिन में कमाता है, वो सिनेमा घर जा रहा है, उसको वही प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं सुननी है, उसको अपने वो 2 घंटे अपनी ज़िंदगी भुलानी है। ये भी एक दायित्व मान लीजिए एक सिनेमा का। हर दायित्व ये नहीं कि हम सोसाइटी को इम्प्रूव कैसे करें, एक ये भी है कि हम सोसाइटी को उसके दुख भुलाने में कैसे मदद कर सकें। और तीसरी बात जो बॉयकॉट की करी, जो आपने कहा, बिल्कुल मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन बॉयकॉटिंग, लेकिन
स्वरा भास्कर को ले लीजिए, आज तक उनकी एक बात मुझे पसंद नहीं आई। एक बात, एक भी लॉजिक और रैशनल से बात करती नहीं है। मतलब इसी का मुझे उन पे गर्व है कि आज तक उन्होंने कभी कोई लॉजिक और रैशनल, लेकिन उसमें जो वो प्रमोट करती हैं हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, उसका क्या दोष है? जैसे एक मीम चलती है वो नाना पाटेकर के, मुझे क्यों तोड़ा, तो हार्पिक वाले सोच रहे हैं भाई हमारी क्या गलती है? तो आप स्वरा भास्कर को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन उसमें मेरे टॉयलेट की क्या गलती है? थैंक यू। मैं बहुत संक्षेप में जल्दी उत्तर देता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि सिनेमा को अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी, सिनेमा को अपनी जिम्मेदारी लेनी है, इसीलिए नाट्यशास्त्र की रचना हुई थी, ले जाना है। जो आपने कहा कि एक संतुलन बनना चाहिए कि जहां आर्थिक हित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और समाज को जो चाहिए मनोरंजन है, उसके साथ जो कुछ भी हम उसको कह सकते हैं वो बिल्कुल उसमें होना चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम पर अब फिल्म बनी है, पहले बन चुकी है, अब बनी है सामंता रूथ प्रभु ने, दिल राजू उसके निर्माता हैं। और जैसे ही वो ट्रेलर मेरे हाथ में आया, मित्रों आपको यकीन नहीं होगा, मैंने वो अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार को भेजकर मैंने लिखा, लानत है हम लोगों पे, लानत है हम लोगों पे कि पिछले 75 वर्षों में हिंदी में अभी हाल में हम लोग शकुंतला पर फिल्म बनाने का साहस नहीं कर सके। मैं जब से आया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तब से शकुंतला को लेकर घूम रहा हूं और मुझे लोग कहते हैं कि किसको देखना है शकुंतला। 2 दिन पहले की बात कह रहा हूं, उदयपुर का एक पुलिस ऑफिसर मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब इतिहास को छोड़ दीजिए, पुराणों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये समाज इतिहास और पुराण नहीं देखना चाहता है। और मैं कहता हूं मैं मेडिसिन छोड़कर ही इतिहास और पुराण के लिए आया था। हम लोगों ने एक धारणा बना ली कि इस देश का 15 से 35 वर्ष का व्यक्ति ही तय करेगा कि सिनेमा कैसा होगा। हाँ, कुछ लोगों ने ये तय कर लिया। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि मार्केटिंग द अनमार्केटेबल, ये आइडिया कहां से आई कि इस देश का जवान सिर्फ हिंसा में विश्वास रखता है, इस देश का जवान सिर्फ कामुकता में विश्वास रखता है। और मैं उसके बारे में भी खुले मन से कहता हूं कि काम सूत्र तो एक पुस्तक है हमारी परंपरा का, कल को उस पर भी यदि हमें फिल्म बनानी है तो हमें बनानी चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबसे ज्यादा ये संसारी काम की बदौलत है। तो बायकॉट ये आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मैं हिंदू समाज से दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी करें उसके पहले आपके पास अध्ययन का आधार होना चाहिए। ऐसी कोई सूचना आप मत डालिए जो शास्त्रों में नहीं है या जिसके पास आपके पास ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जैसे कि अनंत ने कहा 4 बास 24 गज। आनंद जानकर आपको हैरानी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह पढ़ाया जाता है। और मैंने उस प्रोफेसर को फोन किया कि आपने पृथ्वीराज रासो की किस प्रति में यह पढ़ लिया, कृपया मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको 7 दिन के बाद बताऊंगी। प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और 7 दिन बाद मुझे कहते हैं कि सॉरी सर, वो किसी प्रति में नहीं है। बोले इसलिए कि मैंने सारी प्रतियां देखी हैं। कहने का तात्पर्य है जिसको हम इतिहास के नाम पर ट्विटर पर फेसबुक पर लोगों में पुश कर रहे हैं, वो आपका सच्चा इतिहास है या नहीं, इसको देखने की जरूरत है। कैसे मैं आपको कहता हूं, डॉक्टर साहब अब कह ही देता हूं मेरी बात, बस एक शब्द। जी। पृथ्वीराज में 2 शब्द बदलवाए गए। वो ये थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारे चेयरमैन मित्र हैं, आज होते तो उनसे भी लड़ता। एक सुभद्रा हरण और रुक्मिणी हरण शब्द। अब आप जाके आप देखिएगा अमेज़न पर, उसको कर दिया गया है वर्ण। मुझे जो महिलाएं थी उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यदि आप ये कहेंगे कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया है तो इस देश के युवा को ऐसा लगेगा कि हरण करने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप सुभद्रा हरण दिखाते हैं
तो इस देश के युवा को ऐसा लगेगा कि सुभद्रा का अपहरण करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए कृपया इन शब्दों को हरण से वरण कर दीजिए। मैंने कहा मैं तो कर दूंगा, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या कल रामायण और महाभारत को हम आज के वर्तमान की दृष्टि से फिर से लिखेंगे? क्या हरण को हम वर्ण कर देंगे? क्या यह है हमारा इतिहास बोध? और गीता प्रेस गोरखपुर के रामायण और महाभारत आप लोग देख लें। अनुवाद मैंने नहीं किया है, किसी संस्कृत के विद्वान ने किया है। और आप लोग एक सूची बनाइए कि उसी राम की कथा को आप तक ले जाने के लिए गीता प्रेस ने कितने सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अनंत जी, आपके विचार, please। अनंत जी, मैं बस बहुत संक्षेप में बोलूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब आज अपनी अवस्था का लाभ उठाते हुए मंच लूटे ले जा रहे हैं। आनंद जी, मैं सर 10 सेकंड में आनंद ने जो कहा है उस पर एक टिप्पणी। आनंद जी का जो प्रश्न है उसके जी। साथ साथ एक और प्रश्न है जो आपके लिए है। श्रोताओं में से काफ़ी सारे प्रश्न आए उनमें कि जिस तरह से पिछले 60-70 सालों में सनातन धर्म को बताया गया है, तो ये जो सनातन धर्म के सिंबल्स हैं, सनातन धर्म की जो विभावनाएं हैं, उनका चित्रण पिछले 60-65 सालों में जो किया गया है, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं 2047 तक, ये श्रोताओं में से प्रश्न आया है। तो दोनों प्रश्नों का आप विस्तार आनंद जी के पूर्वक लिए। मुझे भी इसका उत्तर पूछना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा इस पे अलग मत ये है। इन्हीं से जी सर। पूछ लो इनका उत्तर। आज का विषय ही इतना रोचक था, इसलिए सबसे पहला हमने यही मैं- सत्र रखा, लेकिन मैं समय तो आनंद जी इतना बढ़िया बोलते हैं कि मैं उनके प्रश्न ही भूल गया। दिन हम फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और इंग्लिश के उद्धरणों से भारतीय समाज को समझना बंद कर देंगे, उस दिन भारतीय समाज हमारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के समाज को समझने के लिए भारत के स्क्रिप्चर से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सवाल सर मैं भूल गया आपका, अगर आप फिर से बोल देंगे तो मैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर एक लेखक दर्शकों की अपेक्षा से ही हाँ लिखे वो तो वहाँ तो नहीं, वो तो, लेकिन मैंने वो बात नहीं कही कि लिखना चाहिए। मैंने कहा कि जो लोक में प्रचलित है, जो लोक में व्याप्त है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है या हमारे जो इतिहास लेखन की प्रविधि है, वो रिटन जितना है उतना ही मौखिक है। हमारे सारे वेद, सारे पुराण लंबे समय तक मौखिक परंपरा के आधार पर चलते रहे हैं। इसलिए हो सकता है कुछ विचलन उसमें आए हों। और जहाँ तक गीता प्रेस गोरखपुर की बात कही है इन्होंने, और इन्होंने स्वयं स्वीकारा कि रामायण के 300 वर्जन है, तो ये सब चीजें चलती रहती है समाज के साथ। देखिए, हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि उसमें जो लिखा गया है हम उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते। हमारा धर्म बहुत ही लचीला और बहुत ही समकालीन और समय के साथ परिवर्धित संशोधित होने वाला धर्म है। जो लोक की इच्छा होती है उसके हिसाब से हम धर्म हमारा पूजा पद्धति आदि नहीं है। धर्म तो हम धारण करते हैं। उस धारण करना वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि आप अपने धर्म को किस प्रकार धारण करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भारत को भारत से समझिए। और सर आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आप ही दे दो सर। नहीं आप ही दे दो ना। मेरा आप मेरा बोलोगे एक तो फिर मुझे आधार मेरा एक मिलेगा। निवेदन है। शेप में मैं प्रसून होते तो मैंने प्रसून से कहा कि चूंकि प्रसून सीबीएफसी को देखते हैं, मैंने प्रसून से कहा कि जब मैं सीबीएफसी में था तो मैं हमेशा किसी भी प्रश्न के उत्तर में अतीत की ओर देखता था और मैं ये जानने की कोशिश करता था कि इस संदर्भ में शास्त्रों ने कुछ कहा है क्या अतीत में जो शास्त्र कहता है वो मेरे लिए प्रमाण हो सकता है क्या, और क्या उस प्रमाण को वर्तमान में बदला जा सकता है क्या। जो ये कह रहे हैं कि जो लोक भावना है, लोक भावना का तो राम ने भी सम्मान किया, इसलिए सीता जी का वनवास हुआ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। बंद कीजिए, अब सहमति हो गई जी, दोनों एक- में। एक- लास्ट क्वेश्चन एक शेफाली मिनट, ताई, एक- शेफाली एक ताई। जो- नहीं शेफाली नहीं, को एक पूछने मिनट दो। सर, एक शेफाली तो से मुझे आप लड़ना कह भी रहे है। थे, जी, जी। शोले आदि में जिस प्रकार से भारतीय धर्म जी। को और इस तरह से किया गया है, जी करेक्ट तो नहीं किया जा सकता है, वो अब भी हो रहा है। जी अब भी उस प्रकार के वेब सीरीज और अब भी उस प्रकार की फिल्में बन रही हैं जहां आप
लेकिन अब थोड़े सतर्क हो गए उनको, क्योंकि जनता जागी है। और अब क्या हो गया कि इंटरनेट मीडिया के दौर में आप रिएक्ट करने लगे हैं। पहले ये होता था कि हम जो बनाए, पहले संपादक लोग क्या कहते थे, हम जो पढ़ाएंगे वही जनता पढ़ेगी। अब जो जनता चाहती है, जो ट्रेंड कर रहा होता है वो भी खबर बनती है, वो ही खबर बनती है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, तो फर्क आया है सर। बस डॉक्टर साहब, एक छोटी सी विनती है। आपने सब्जी रोटी वगैरह उर्दू वर्ड कहा। कृष्ण यजुर्वेद में जाइए, चम का प्रश्न है। ऊर्च में, सिंधताच में, पयश्च में, रसश्च में, बृहच्च में, यवाच में, माचाच में, तिलाश्च में, गोधूमाश्च में, प्रियंगवश्च में, अणवश्य में, श्याम मसूराश्च में, प्रियंगवश्य, गोधूमा प्रियंगवश्य में, मसूरा दाल आ गई आपका, प्रियंगवश्य में, अणवश्य में, श्यामाकाश में, नीवाश में। और रोटी को बोलते हैं पोली, रोटी को बोलते हैं पोली। ये भी कई भाषाओं में, एक्चुअली ओरिजिनली इट वाज पोली। गोधूमा जो है गेहूं को कहते हैं। तो ये सब हमारे अन्न के रूप में ये सब व्यंजन है। फूड एंड ड्रिंक्स इन एंशिएंट इंडिया बाय डॉक्टर ओम प्रकाश। मैंने भी पढ़ी है। मैं कृष्ण यजुर्वेद पे बिल्कुल जा रहा हूँ। जैसे आप धन्यवाद। ऊपर से एक और सैकड़ों उदाहरण है। सर, आपने धन्यवाद। कहा था सुषमा स्वराज ने इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया। शी वॉज ट्रांसफर्ड। टुडे भरत शाह लोग वो प्राइवेटाइजेशन करके कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया। एक शेफाली प्रश्न आखिरी I don't have a- अंतिम प्रश्न। मेरा सवाल नहीं है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम सिनेमा की बात करते हैं एट 2047, व्हाई आर वी सो फोकस्ड ओनली ऑन हिंदी सिनेमा? देर इज सो मच हैपनिंग इन लोकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। जो आप बात कर रहे हैं कि सिनेमा भारतीयता से दूर होता जा रहा है, वो हिंदी सिनेमा के लिए सच होगा। लेकिन आज भी कंतारा बनता है कन्नड़ा में, आज भी रेवा बनता है गुजराती में, आज भी गोदावरी बनता है मराठी में, आज भी आरआरआर बनता है तेलुगु में, जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप सिनेमा की बात करते हैं तो केवल हिंदी फिल्मों तक उसको सीमित मत रखिए। जी मैम, इसीलिए आज के सत्र का मैंने रोक ना मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा है, हर बार कहा है कि जब भी हम सिनेमा की बात करते हैं, हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं। कभी भी मैंने हिंदी या बॉलीवुड शब्द आपने कभी नहीं देखा होगा मैंने इस्तेमाल किया। शेफाली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोगों ने कहा कि RRR ये भारतीय सिनेमा है, श्री राजमौली ने क्या कहा? ये तेलुगु सिनेमा है। हमारी ये सबसे बड़ी लड़ाई है। नहीं, उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा नहीं बोला सिनेमा उसको, नहीं कहा। उन्होंने भारतीय सिनेमा की बात की उन्होंने ही कहा नहीं कि है। ये बॉलीवुड सिनेमा ये नहीं है, बॉलीवुड सिनेमा है ही नहीं वो। जी, वो भारतीय जी, सिनेमा है मैम, सर। चलो, आपने मैम। बोला कि उन्होंने बोला कि वो भारतीय सिनेमा उन्होंने नहीं, ये ऐसा उन्होंने जो कभी नहीं हम कहा। कह रहे हैं कि बार बार हम सिनेमा की इस आइडेंटिटी से बाहर आए कि ये तेलुगु सिनेमा है, ये सर। बंगाली सिनेमा है, ये सिनेमा है। और के लिए और समस्या और हो रही है दवे साहब बाद में। और दवे धन्यवाद साहब साहब। शेफाली जी, ऐसा है कि आपने 5 फिल्मों का नाम लिया जिसमें आपको भारतीयता की सौंधी खुशबू दिखाई दी। साउथ की फिल्म जरा सिल्क स्मिता टाइप भी देख लीजिए, कितनी बनती है वहां, जिसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। In the second series, this is the first Surat Literary Festival. In the second series, I'm sure Shefali Tai would moderate a session similar to this maybe next year. And truly, that is the essence of Surat Literary Festival, Manthan. मंथन ये इस सेशन का और पूरे सूरत लिटरेरी फेस्ट का एक पूरा निचोड़ है कि जिसमें हर विचारों का एक मंथन हो और उसी में से अमृत अल्टीमेटली निकल के आता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन। सिद्धार्थ, वैसे दवे अगली साहब बार है ना, सब जूरी जज सबको बैठाओ और हम लोग बोलेंगे, वैसे ताकि हमारा क्रॉस सेक्शन हो। वैसे ऐसा एक बात मैं इस आयोजक को कहना चाहता हूं, गोपाल गोस्वामी जी को, कृपया फिल्मों का कार्यक्रम मॉर्निंग शो में मत रखा करें। धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे स्पीकर्स का धन्यवाद किया जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।